हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और ये है आपका कुरुक्षेत्र मैगज़ीन जो अगस्त 2020 की है, उसका सेकंड पार्ट। और हमने आधी मैगज़ीन का लगभग एनालिसिस कर लिया था, तो बाकी का एनालिसिस हम अब करने वाले हैं। एनालिसिस करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो एनालिसिस हम कर चुके हैं पार्ट वन में, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और इसके अंदर जो हम करने जा रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट ऊपर ही कवर हो गए हैं, हम उनको बार बार नहीं देखेंगे। सेम चीज़ें बार बार रिपीट, आत्मनिर्भर भारत अभियान 1000 बार इस बुक में दिया हुआ है, हर बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हम पढ़ चुके हैं काफ़ी है, ठीक है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम सिर्फ उन्हें ही देखेंगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो फूड प्रोसेसिंग के ऊपर हमने उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो ये पूरा ही आर्टिकल हमारे काम का है। आइए इसको देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, फूड प्रोसेसिंग होता क्या है। जैसे कि आप बाज़ार गए और आप गेहूँ ख़रीद करके ले आए, आपको 25 रुपये किलो के गेहूँ मिले। लेकिन आप जब कभी किसी मॉल वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 1 किलो गेहूँ वही पैकेट में रखे हुए मिलेंगे और उस पर 50 रुपये रेट डला हुआ होगा। तो ये होता है फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। और इसको आपने इस तरीके से प्रोसेस किया, उसकी लाइफ भी आप बढ़ा देते हैं बीच में, कि जो गेहूँ आपके 10 दिन में ख़राब हो जाते वो गेहूँ अब 1 महीने में ख़राब होंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें फूड प्रोसेसिंग होती हैं, और इससे फार्मर्स को भी लाभ होता है और इकोनॉमी भी अच्छी होती है। तो देखिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इंडस्ट्रियल प्रमोट ग्रोथ इन रूरल एरियाज़, ठीक है, क्योंकि फार्मर से ही ये चीज़ें जाती हैं। लिवलीहुड क्रिएट होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। अर्बन रूरल माइग्रेशन यहाँ पर देखा जाता है कि जो रूरल जो पर्सन है वो अर्बन सेंटर में जाकर के जो काम करे, ठीक है। अल्टीमेटली इम्प्रूव रूरल इकोनॉमी अच्छी होती है, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं। फार्मर के पर्सपेक्टिव से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज़ ए प्रोमाइस ऑफ प्रोस्पेरिटी एज इट ओपन सेवरल पाथवेज फॉर ऑगमेंटिंग देयर प्रॉफिट एंड इनकम। तो इससे इनकी प्रॉफिट एंड इनकम अच्छी होती है, ठीक है। 25 में बेचते थे, लेकिन 30 में जाकर के अगर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसको बेचेंगे तो 5 रुपये पर केजी का आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। इन significant rise in the demand of agriculture product for processing ensure better price to farmers even during glut seasons, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा प्राइस इनको मिलता है। मार्केट डिमांड ऑफ वेराइड फूड प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप सिलेक्शन प्रमोट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस सेक्टर लिंक अनऑर्गेनाइज्ड फार्मर्स को भी यहाँ पर लिंक किया जाता है विद कम्युनिटीज़ विद फॉर्मल इंडस्ट्री सेक्टर टू एडवांस रूरल इकोनॉमी बेहतर होती है। फर्दर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग क्रिटिकल इशूज़ ऑफ फूड सिक्योरिटी और इन्फ्लेशन, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, आपको प्रोसेस की हुई चीज़ मिल जाएगी, उसकी सेल्फ लाइफ बड़ी भी होगी तो वो स्टोर करने में भी आसानी होगी, उससे फूड सिक्योरिटी बनी रहेगी और फूड इन्फ्लेशन, फूड वेस्टेज और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी अच्छी रहेगी, ठीक है। क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन भी ऐड किए जाते हैं, उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो रोल रहता है वो रहता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। ये पॉलिसीज़ लाते हैं, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, प्रमोशन इनिशिएटिव यहाँ पर जो लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डाटा यहाँ पर देख लीजिएगा। ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर एंडिंग 2017-18 फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैव बीन ग्रोइंग, द एनुअल ग्रोथ रेट इज़ 8.19%, ठीक है। पहले होता था 3.45। तो ये डाटा आप थोड़ा याद कर सकते हैं, थोड़ा डाटा आपको याद होना चाहिए मेंस में लिखने के लिए, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हैज़ इमर्ज द इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ इंडियाज़ इकनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग का जो जीडीपी में शेयर है उसके बारे में बात की गई कि वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है। इतना भी डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जीवीए में भी हिस्सा देखें, ठीक है। ये एनुअल सर्वे के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि कितने लोग यहाँ पर एंगेज्ड हैं। तो 2016-17 में 18.54 लाख पीपल यहाँ पर एंगेज हैं। एनएसएसओ के हिसाब से 51.11 लाख वर्कर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। शेयर ऑफ इंडियाज़ फूड एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड वाज 2.31% इन 2018 ओनली। तो हमें इसको बढ़ाना है, एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना ही होगा। अब देखिए यहाँ पर और क्या क्या बातें बताई गई हैं। द कंट्री ड्यू टू इस टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ हैज़ प्रोवाइड अ परफेक्ट ब्रांड विद ट्रेडिशनल हाइजीनिक फूड की यहाँ पर बात है। प्रोसेस्ड फूड पैकेज्ड अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। तो इन चीज़ों की ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं, चाहे पैसे कितने भी खर्च हो जाएं, खाना अच्छा होना चाहिए, चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। तो उस सब के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक राइजिंग सेक्टर है इंडिया में, ठीक है।
द रिमार्केबल ग्रोथ इज़ चीफली ड्राइवर 1.3 बिलियन पीपल इंडिया के हैं और उन सभी का कुछ ना कुछ रोल यहाँ पर होता है। वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट फूड एंड ग्रोसरी मार्केट है इंडिया, ठीक है। ऑन डोमेस्टिक फ्रंट एज कंज्यूमर्स आर बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस, ठीक है। कंज्यूमर्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो डिमांड जो है न्यूट्रिशियस फूड की वो बढ़ती चली जा रही है। और न्यूट्रिशियस फूड तभी अच्छा लगता है जब वो पैकेजिंग में आता है और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स उसमें वर्क जो है करती हैं, ठीक है। ये देखिए बीच में लिखा हुआ था, फूड प्रोसेसिंग इज़ अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया, इट हैज़ बीन प्रैक्टिसेस फॉर एज। ये देखिए आप, ये शुरू से ही यूज़ किया जा रहा है। खालिस ये नहीं है कि आप मॉल में जाएं तभी आपको चीज़ें मिलेंगी। होम बेस्ड टेक्निक्स, जैसे कि आपने देखा होगा मुरब्बे की पैकिंग हाउसेज में होती है, मोमबत्तीज़ की पैकिंग जो यहाँ पर होती है, पापड़ घरों में बनाए जाते हैं, चटनी जो घरों में बनती है, पिकल्स घरों में बनते हैं, तो उन सबको जो है एक पिन्नी में ही पैक किया जाता है और उस तरीके से जब सेल किया जाता है तो वो एक अच्छा जो ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। ये खुद बात पीएम मोदी जी ने कही थी, ठीक है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर फैमिलीज़ का मतलब होता है कि जैसे 2 या 3 जो लोग एक फैमिली के अंदर होते हैं उसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, ठीक है। बहुत ही स्मॉल फैमिली उसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। तो उस तरह की फैमिली होगी तो उनका जो खर्चा बाकी चीज़ों पर कम होता है, लेकिन जो खाना है वो अच्छा होना चाहिए। तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ पर ये टारगेट करता है डायरेक्टली, ठीक है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने कई सारी स्ट्रेटजीज इनिशिएटिव लाए हैं फूड प्रोसेसिंग के लिए। देखते हैं कौन कौन से हैं, कुछ आगे दिया हुआ होगा यहाँ पर। द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग फिजिकल सपोर्ट एंड डिक्लेयर सेवरल फिजिकल इनिशिएटिव टू क्रिएशन ऑफ कॉमन सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी प्रोवाइड कराया, उन्होंने कोल्ड चेन दिए, स्टोर करने के लिए फैसिलिटीज़ दी, ड्राई स्टोरेज दिए, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स। मिनिस्ट्रीज स्ट्रेटजिकली प्रमोटिंग प्रोसेसिंग क्लस्टर एंड क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर अच्छे से बात हुई है। ऊपर से हमने 100% एफडीआई इसमें जो ऑटोमेटिक रूट से यहाँ दिया हुआ है अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। एफडीआई होता है 2 तरीके का होता है, जैसे ऑटोमेटिक होता है और गवर्नमेंट परमिशन से होता है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अप्रूवल यहाँ पर दिया गया है और एफडीआई इनफ्लो टू यूएस डॉलर 3.28 बिलियन का यहाँ पर आ भी चुका है। तो 100% एफडीआई हमने जो अलाउ कर रखा है। ये एक्स्ट्रा पेज बीच बीच में दे देते हैं ये लोग, सीधे आर्टिकल पर आते हैं, ठीक है। तो 100% एफडीआई इन ई कॉमर्स साइट्स पर भी हमने 100% एफडीआई दिया है कि अगर आप जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर ई कॉमर्स साइट लाना चाहते हैं, कोई आप रसोई जैसी दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपके लिए 100% एफडीआई। ऑटोमेटिक गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक नहीं है, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से है, ठीक है। फिर हमने इवेंट भी लॉन्च किया वर्ल्ड फूड इंडिया 2017। यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग की और ऑर्गेनिक फूड की काफ़ी अच्छे से बात हुई, ठीक है। फिर बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग्स यहाँ पर होती हैं और एमओयूज़ भी कई सारे साइन। अब ये सब डाटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने डॉलर का कितने का, ठीक है। टू मेंटेन ईज एंड एक्सेसिबल क्रेडिट फ्लो। तो लोन्स जो फूड प्रोसेसिंग और एग्रो यूनिट इंडस्ट्री हैं, कोल्ड चेन इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सबको प्रायर सेक्टर लैंडिंग, आपको पता होगा कि बैंकों को एक सर्टेन परसेंटेज जो है इन चीज़ों के लिए देना ही देना होता है। अगर आपने वो पूरा नहीं किया तो वो आपकी जो बेसल 3 नॉर्म्स हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर लोन यहाँ पर दिया जाता है। साथ ही में 2000 करोड़ रुपए का एक फ़ंड भी नाबार्ड के पास है, स्पेशल फ़ंड बनाया गया है। ये क्रेडिट जो लोन है वो प्रोवाइड करता है एट अफोर्डेबल रेट्स, अच्छे उचित रेटों पर, ठीक है। अंडर दिस फंड लोन्स आर एक्सटेंडेड कोऑपरेटिव्स के लिए भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी हैं, फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी हैं, ठीक है, कॉरपोरेट्स के लिए भी हैं। तो कई सारी चीज़ें हमने यहाँ पर करी हुई हैं, ठीक है। अब आगे और भी इनिशिएटिव्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर हमने ओन फार्म कूलिंग सिस्टम्स, ग्रेडिंग अरेंजमेंट्स, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंक्रीज ऑफ द फार्मर्स की इनकम इंक्रीज़ करने के लिए ये सब भी दिया गया है। और ये सब जो एक अच्छे रेट पर दिए जाते हैं, उचित रेट पर यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इफ़ अगर एक फार्मर अनेबल है एंड स्टोर हिज प्रोड्यूस क्लोज टू फार्म, तो फार्मर यहाँ जा सकता है अच्छे दामों पर। यहाँ पर जो कोल्ड चेन की व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। विद ए व्यू टू अट्रैक्ट एंड ऑगमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉर बिल्डिंग डिजायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट
लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड अम्ब्रेला स्कीम। यहाँ पर पीएम किसान संपदा योजना 2017 में चलाई गई थी। 6,000 करोड़ रुपए 2016 से 2020 के बीच में बांटने थे, ठीक है। स्कीम इज़ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू क्रिएट एंड डेवलप मेगा फूड पार्क्स। तो ये जो किसान संपदा स्कीम थी, मेगा फूड पार्क्स बनाए जाएंगे। इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन कैपेसिटी क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब पैसा इस तरीके से काम में आएगा। 39 मेगा फूड पार्क्स अभी तक बन चुके हैं, 298 कोल्ड चेन्स यहाँ पर हैं, ठीक है। अब ये डाटा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके याद रहने वाला है, ठीक है। प्रिजर्वेशन फैसिलिटीज़ भी बनाई गई हैं फॉर एनहेंसिंग सेल्फ लाइफ ऑफ पेरिसेबल एग्रीकल्चर गुड्स। कोई चीज़ 15 दिन में सड़ने वाली थी, आपने उसमें कुछ प्रिजर्वेशन मिलाए, उसका फोर्टिफिकेशन वगैरह किया और आपने कह दिया कि अब ये 15 दिन में नहीं, अब ये 90 दिन में सड़ेगी। तो इस चीज़ को कहते हैं कि शेल्फ़ लाइफ आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की या किसी भी प्रोडक्ट की बढ़ा दी, तो उसको भी यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। फिर किसान संपदा स्कीम बजट में आई थी 2019-20 के में, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को ही अच्छे से टारगेट करने के लिए बनाई थी। फिर किसान रेल यहाँ पर पीपीपी अरेंजमेंट के बेस पर इंडियन रेलवे ने शुरू की और इसमें कोचेज़ बनाए जाएंगे जो कि रेफ्रिजरेटर होंगे। अगर आपको एग्रीकल्चर गुड्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना है तो आप इनकी सुविधा लीजिए, इसमें सड़ने की कोई दिक्कत नहीं होगी। मिल्क और मीट के लिए, पेरिशेबल गुड्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कृषि उड़ान नाम की जो योजना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने शुरू की है, यानी फ़्लाइट में भी रेफ्रिजरेटर्स की जो सुविधा यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। फिर एक फ़ंड नाबार्ड के अंदर है, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड, नाबार्ड के अंदर बनाया था विद द ऑब्जेक्टिव टू मॉडर्नाइज एंड एक्सपेंड मिल्क प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ ऑफ इंडिया, ठीक है। आउटले इसका इतना था, याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखिए कि डेयरी वाला जो फ़ंड है ये नाबार्ड के अंदर है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये फिर वही डाटा कि कितना मिल्क पैदा होता है, कितना क्या होता है, ठीक है। ओके, ये देखिए, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द की एंड प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेन के अंदर भी ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बहुत ही अच्छा यहाँ पर रोल जो है दिखाएगा। आगे चलते हैं। या तो ये आपका फूड प्रोसेसिंग का पूरा आर्टिकल था। काफ़ी कुछ स्कीम्स इसमें इंपॉर्टेंट थी, उस स्कीम को आप ज़रूर से देखिएगा, डाटा सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगले आर्टिकल्स पे चलते हैं। रूरल सेल्फ रिलायंस स्ट्रेटजी, तो जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसी के बारे में यहाँ पर जो बातें की गई हैं वो सब बातें पहले भी हो चुकी हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि क्या चीज़ें इंट्रोडक्शन वगैरह के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम वर्क फोर्स की बात करें और कंट्रीब्यूशन की बात करें इन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से, तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 69% पॉपुलेशन, अगर हम बात करें वर्क फोर्स की तो 71% वर्क फोर्स, और अगर हम बात करें नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तो वो 47% इंडियन इकोनॉमी में रोल निभाता है इन रूरल सेक्टर। तो रूरल एरिया में ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस डाटा को याद करना बनता है, ठीक है। और बाकी का डाटा आपके लिए काम का नहीं होता, ठीक है। तो रूरल इकोनॉमी का अच्छा खासा रोल, 69% पॉपुलेशन यहाँ पर एंगेज है, ठीक है। ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट्स हुई। पीएम मोदी जी ने मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया। उसके अंदर वही था, मनरेगा के तहत काम देंगे, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब की तो बातें कम ही होती हैं। दे आल्सो प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इश्यूज़, हेल्थ केयर, और वो सब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही किसान रथ रेल, अभी जो किसान रथ की तो मोबाइल ऐप है, ये लॉन्च किया, फिर किसान रेल लॉन्च की, फिर किसान उड़ान लॉन्च किया, ठीक है। तो ये सब लॉन्च किए गए। और इसके आगे हम देखें, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि 10,000 बनाए गए हैं। ये भी गेम चेंजर होंगे, क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस वो होते हैं कि 15-20 फार्मर्स इकट्ठा हुए और उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, तो उनको लोन लेने में भी सुविधा होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छी चलती रहती हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए, और क्या किया गया, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और ऑनियन, टोमेटो, प्याज वगैरह इन सबको इसकी जो परिभाषा है उससे बाहर ला दिया गया। अब उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन हमने फिर से यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है।
फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, और इस योजना के तहत जो 5 केजी चावल आपको और गेहूँ फ्री दिया जाता था 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर मिलेगा। आपने भी देखा है घर में बैठे बैठे कि क्या चीज़ फ्री मिलेगी और क्या चीज़ फ्री नहीं मिलेगी। साथ में 2 ऑर्डिनेंस भी पास किए गए। पहला था फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाज प्रोमलगेटेड इन जून 2020 में ये आया। द ऑर्डिनेंस स्ट्राइव टू क्रिएट एन इकोसिस्टम, तो ये एक ऐसा जो इकोसिस्टम क्रिएट करेगा जिसमें फार्मर्स और ट्रेडर्स को एक दूसरे की जो सेल है वो फ्रीडम होगी चॉइस की टू सेल एंड परचेज, कि मैं अपना सामान किसको बेचूंगा। फार्मर ये वहाँ पर सोच सकता है, जो ट्रेडर है वो भी सोच सकता है कि मैं अपना सामान किससे खरीदूंगा। तो ये फ्रीडम यहाँ पर इस ऑर्डिनेंस के तहत दी गई है। बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड यहाँ पर होगा। ट्रेड विल बी आउटसाइड द फिजिकल लोकेशन, तो एग्री स्टेट की हर एक स्टेट की एक एपीएमसी मंडी जो होती हैं उससे बाहर ये चीज़ें होंगी। प्रोविज़न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ई नाम पोर्टल का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। एश्योर एप्रोप्रिएट प्राइस डिस्कवरी, ठीक है, तो इससे अच्छा प्राइस मिलेगा। तो ये बहुत ही काम का था आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अनदर एक और ऑर्डिनेंस यहाँ पर लगा, तो ऑर्डिनेंस का नाम था द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फॉर्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। इसका क्या काम था, ये एडवोकेट करेगा फार्मर्स एंगेजमेंट विद प्रोसेसर्स, होलसेल्स, ठीक है, एग्रीगेटर्स, लार्ज रिटेलर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑन द वन हैंड इफ़ प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड बाय रिमूविंग इंटरमीडिएटरीज। तो इंटरमीडिएटरीज बहुत ज़्यादा धोखा करते हैं, ठीक है। अब वो फार्मर से कुछ कहते हैं और सेलर से कुछ कहते हैं, तो अगर उन सबको कम किया जाए, उनकी डायरेक्ट टॉक कराई जाए तो काफ़ी हद तक ये बेहतर रहेगा। कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग को इम्प्रूव किया जाए एंड ऑन द अदर हैंड इट विल प्रोवाइड फॉर द फार्मर्स एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और उसकी इनकम में भी बेटर प्राइसेस मिलेंगे, और फार्मर्स की इनकम भी तो डबल करनी ही है हमें, ठीक है। और देखिए ये डाटा जो है आपके काम का नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स एज ए प्रपोर्शन ऑफ टोटल, तो 95.9% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में 47.4% है, ठीक है। ये पॉपुलेशन यहाँ पर एंगेज यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे डाटा पर निगाह मार लीजिएगा और आगे चलते हैं। कुछ खास था नहीं इसके अंदर, टेबल्स याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर ये देखिए हमारे पास था एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006, और इसके तहत हमने एमएसएमई की डेफिनेशन भी चेंज कर दी। चेंज डेफिनेशन क्या थी, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइक्रो यूनिट आपको पता है 3 तरह की होती हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, ठीक है। तो माइक्रो की डेफिनेशन पहले थी कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख है तो आप एक माइक्रो यूनिट हैं, लेकिन अब वो बढ़ा करके कर दी है 1 करोड़। अब इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर कोई बेनिफिट 70 लाख जो इन्वेस्टमेंट वाले को मिलना था वो भी अब उसे मिल जाएगा। जैसे कि पहले सिर्फ 20 लाख वाले को या 25 लाख वाले को वो जो फ़ायदे मिलते, अब वो 70 लाख इन्वेस्टमेंट वाले को भी मिलेंगे, 90 लाख वाले को भी मिलेंगे, 1 करोड़ तक वाले को भी मिलेंगे। सेम चीज़ स्मॉल में है, 5 करोड़ का था लेकिन इसको बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया, तो 7 करोड़ वाले को भी अब जिसका इन्वेस्टमेंट है उसे भी ये बेनिफिट मिलेंगे, और यहाँ इकोनॉमी बूस्ट होगी, और टैक्स रेट्स जो इंसेंटिव्स इनको दिए जाते हैं उनमें सब में सुधार होगा। मीडियम की डेफिनेशन भी यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, 2 तरीके से नापते हैं, एक इन्वेस्टमेंट और एक टर्नओवर के हिसाब से, ठीक है। अब ये सब डाटा फिर से यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने के लिए ही हैं, ठीक है। ये देखिए फिर हमने एजुकेशन के लिए भी यहाँ पर कुछ किया, पीएम ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च किया, डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन लॉकडाउन के दौरान आपको यहाँ दी गई। उसके बाद मनोदर्पण जो एक इनिशिएटिव चलाया गया मेंटल हेल्थ को नापने के लिए और इमोशनल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट, टीचर्स एंड फैमिलीज़, ठीक है, उसको नापने के लिए भी मनोदर्पण प्रोग्राम लो। आपको सिर्फ प्रोग्राम का नाम और उसका जो मकसद है वो याद रखना है। एक नेशनल करिकुलम स्कूल अर्ली चाइल्डहुड एंड टीचर एंड ए नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन भी लॉन्च किए गए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ई विद्या और मनोदर्पण, ठीक है। ये यहाँ पर कंक्लूज़न आ जाता है। तो अगर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करोगे स्कीम्स का तभी कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। ऐसे तो आप स्कीम ये लो वो लो, तमाम स्कीम आपने लॉन्च कर रखे हैं,
लेकिन अगर जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने वाला कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यही बात आप अपने कंक्लूज़न में डाल कर के आओगे, फालतू चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ें यहाँ पर पूरे पैरे में लिखी हुई हैं, घुमा फिरा कर आपको तो सिर्फ 250 वर्ड में ऐसे लिखना होता है, ठीक है। अब ये काम का नहीं था, ये किसी का पर्सनल आर्टिकल और कोविड-19 के ऊपर था। अब माइग्रेंट्स को एम्पावरमेंट करना है तो उसके लिए तो हमने प्रोग्राम लॉन्च कर ही दिए। आत्मनिर्भर भारत है हमारे पास, मनरेगा है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास गरीब कल्याण योजना भी हमने यहाँ पर चला दी, ठीक है। तो ये सब लॉकडाउन के द्वारा जो हुए उसी चीज़ों की यहाँ पर बात हुई है। बार बार फिर वही बातें हैं, ठीक है। फिर भी एक बार जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, डीपीएसपी जो स्टेट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो वो पार्ट 4 में है, उसका जो आर्टिकल 41 है वो क्या कहता है, स्टेट shall within the limits of its economic capacity and development make effective provisions for securing the right to work, to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness, disablement। तो इसी को देखते हुए स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके पास जितना हो सके वो उतना काम करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, ओल्ड एज के लिए, सिकनेस के लिए, डिसेबलमेंट के लिए और अनसर्व्ड जो भी कुछ वो करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसी के अंदर मनरेगा चलाया गया था 2005 में, इसी चीज़ को देखते हुए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपके प्री और मेंस में आप इंट्रोडक्शन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये आपको पता है कि किस तरीके से पहुँचे, सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या क्या रोल रहा। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हों तो उनको भी देख लिया जाए। और रेलवे ने भी देखिए क्या क्या किया है। रेलवे आइडेंटिफाइड 160 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स फॉर द carried out experiment to generate 8 lakh employment opportunities। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो 1800 करोड़ रुपए के 125 दिनों में, उसके लिए जो पर्सन्स हायर किए जाएंगे और उन सबको जो चीज़ें जो एम्प्लॉयमेंट है वो दिया जाएगा। तो वही फिर से बकवास सी है। द प्रोग्राम देखिए, गरीब कल्याण जो रोज़गार योजना है उसके लिए हमने पंचायती राज सेक्टर को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर काम करने की यहाँ बात हुई थी। बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि गरीब कल्याण अभियान किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इन द कोऑर्डिनेंस ऑफ 11 अदर मिनिस्ट्रीज़। तो सोलो होता है ना, आप वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आपने कोऑर्डिनेशन में लॉन्च किया है, अपने पंचायती राज को भी उसमें इकट्ठा किया है, ठीक है। ये इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गरीब कल्याण योजना अभियान की, अभी तक हमने नहीं पढ़े थे, देख लेते हैं। प्रोवाइड फॉर इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो कि लॉकडाउन की वजह से ख़राब हुई। टू रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स, जो अपने घर वापसी आए हैं। एंड सिमिलरली अफेक्टेड रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। सैचुरेट करना है विलेजेस को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से और एसेट से, मनरेगा के तहत काम दे करके। सेट द स्टेजेस फॉर एनहेंसिंग लॉन्गर टर्म लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ डेवलप कर रही हैं। तो फिर ये एम्पावरिंग वाली बातें यहाँ पर की गई हैं, आपको भी पता है कि क्या लिखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा काम का यहाँ पर एक जो इमेज दी हुई थी इसको देखते हैं। ये स्कीम लॉन्च की स्किल मिनिस्ट्री ने, क्या थी, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो असीम कुछ नाम से इन्होंने यहाँ बना दिया एक अच्छा सा वर्ड, असीम प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। आत्म भारत स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, आर्टिफिशियल बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, स्किल्ड वर्कर्स को मैप करेगा, उनकी लोकेशन ट्रेस करी जाएगी, उनको वर्क दिया जाएगा। एक्सीलरेट करेगा इंडियाज़ जर्नी टूवर्ड्स रिकवरी ऑफ मैपिंग स्किल्ड वर्कफोर्स, प्रत्येक का डाटा यहाँ पर दिया जाएगा। द पोर्टल इंटीग्रेट्स डाटाबेस ऑफ लेबर माइग्रेंट्स का डाटा अवेलेबल होगा, रिटर्न ओवरसीज सिटीजन्स का, स्वदेश स्किल कार्ड्स बनाए जाएंगे। तो बहुत बहुत ज़्यादा एकदम एम्बिशियस प्रोग्राम्स लॉन्च करती है ये गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये असीम पोर्टल आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस चीज़ के लिए हैं। तो नाम में ही है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर मैपिंग। तो प्रत्येक का डाटा इस ऐप के अंदर भरा जाएगा, प्लेटफॉर्म के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें काम की हों तो उन्हें भी देख लो भाई, वरना कुछ काम का है नहीं। ये अभी से प्रोग्रेस भी दिखा दी इन्होंने, जबकि अभी कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। अब सीधे हाँ यही कंक्लूज़न पर ही आपको कुछ पॉइंट मिल जाएगा कि गांधी जी का ये एक बहुत ही अच्छा है, फॉर मी
इंडिया बिगिंस एंड एंड्स इन द विलेज। तो जहाँ भी रूरल डेवलपमेंट की बात आए, एक ऊपर कोट डाल दीजिएगा, फॉर मी इंडिया बिगिंस एंड एंड्स इन द विलेजेस। ठीक है, 1944 में ये बात गांधी जी ने कही थी। ठीक है, तो ये आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं और इसको कंक्लूज़न में भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो ये यहाँ पर आर्टिकल था। फिर ये एमएसएमई के बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल है। एमएसएमई के बारे में हमने बताया कि 2006 का एक्ट था, उसमें अमेंडमेंट किया गया और एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज कर दी गई, लेकिन कुछ और इनिशिएटिव भी लिए गए हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले तो इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यही देख लीजिए कि एमएसएमई का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। एज़ पर द डाटा गैदर्ड बाय द ICSB स्मॉल बिजनेसेस काउंसिल, फॉर्मल और इनफॉर्मल एमएसएमई अगर हम दोनों को मिला दें तो 90% तक ये कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, एंड फॉर 70% एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं एंड 50% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर भी इससे ज़्यादा करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इससे ज़्यादा करता है, एमएसएमईज़ भी इससे ज़्यादा करते हैं। तो जिस चीज़ की बात हो रही है आप भी उसी चीज़ में उतना ही ज़्यादा लिख दीजिए। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ 90%, 70%, 50% का डाटा, सेम डाटा आप एग्रीकल्चर में देते हैं, हर जगह में सेम डाटा ही मिलता है, जिस चीज़ की बात करनी हो वहीं फेंक दो। ठीक है, अब ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक 600 मिलियन जॉब्स विल बी नीडेड बाई 2020 टू एब्जॉर्ब द वर्क फोर्स इन द एमएसएमई सेक्टर, जो कि लॉकडाउन की वजह से जो हालत गंभीर हुए हैं, 2030 तक अगर 600 मिलियन जॉब्स नहीं दी तो स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने ये बात कही। ठीक है, और भी यूनिट्स ने ये बात कही, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन भी सेम ही बात कर रहा था। ठीक है, हम सीधे प्रोग्राम्स वगैरह पर आते हैं, कुछ काम के हो तो, या यही देखिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के बारे में यहाँ पर बात है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो NMP है, हम चाहते हैं कि 16% जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शेयर था जीडीपी में, वो था 2014-15 में, फिर हमने लॉन्च की ये, और हम चाहते हैं कि 25% तक शेयर हम 2022 तक यहाँ बढ़ा दें। साथ में ही हम 100 मिलियन जॉब्स भी क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, 100 मिलियन न्यू जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रिएट करना चाहते हैं बाई 2010। तो ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनेक्ट भी किया था MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, उससे पहले जो चीज़ें कवर होती थी वो कवर होती थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1951, उसके द्वारा जो पहले MSMEs वगैरह थे, जो छोटे छोटे उद्योग थे, वो इसके द्वारा कवर होते थे। लेकिन फिर 2006 में ये एक्ट आया और इसने एक लीगल फ्रेमवर्क दिया फॉर आइडेंटिफाइंग द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्राइज। तो यहाँ से ही एंटरप्राइज का एक कंसेप्ट निकल के आया, और हमने इंक्लूड किया बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर को, और हमने 3 टायर बनाए, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो इंट्रोडक्शन के हिसाब से यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक्ट के अंदर क्या चीज़ है। 3 तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं, स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो देखिए क्या क्या स्कीम है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाई थी। ठीक है, 2008 से 9 के बीच में सॉरी स्कीम चलाई गई थी। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा, इकोनॉमी सेक्शन में पढ़ा होगा, इसमें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये चलाई गई स्कीम फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, फिर एक स्कीम चलाई गई फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फिर कोई बोर्ड बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा। ठीक है, थ्रू कोई बोर्ड is also implementing various schemes programs to assist entrepreneurs to set up new MSMEs। तो यहाँ कोयर बोर्ड बनाया। कोयर वो होता है जैसे आप नारियल वगैरह लेते हो तो उसके ऊपर जो छिलका उतरता है, उसके डेवलपमेंट की यहाँ पर जो बात हुई थी। ठीक है, फिर क्रेडिट गारंटी स्कीम चलाई गई कि अगर MSME लोन नहीं भर पाए तो हम भरेंगे। ठीक है, कोलेट्रल फ्री लोन्स दिए गए। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम चलाई गई। सेम बात यहाँ पर भी की गई कि अगर लोन 15 लाख से कम का है वगैरह वगैरह तो हम जो है देंगे अगर MSME नहीं भर पाते हैं। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। सोलर चरखा मिशन 2018 में चलाया गया था। इंडियाज़ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का इशू था तो उसको टारगेट करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, सोलर चरखा मिशन चलाया था
50 क्लस्टर यहाँ पर बनाए गए, ठीक है। 400 से 2000 तक आर्टिसान्स एवरी क्लस्टर में काम करेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनाए गए। ये डाटा हाईली फैक्चुअल डाटा, नो डोंट गो बाय दिस। ब्रेसिंग द चैलेंज ऑफ कोविड-19 के द्वारा हमने ये सब किया, हमने पढ़ लिया कि कोविड-19 में क्या क्या हुआ, एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज हुई, और ये सब स्कीम्स यहाँ पर आप जो है घुसेड़ देना, आंसर में काम हो जाएगा आपका, ठीक है। फर्दर जो चीज़ हमें यहाँ पर पढ़नी है, जो चीज़ें यहाँ पर काम की होनी चाहिए, हैं नहीं वैसे इतनी काम की। ई कॉमर्स पर भी हम काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ ई कॉमर्स साइट पर ही जो बिकने लगी है, और उसमें हमने एफडीआई भी काफ़ी अच्छा जो दिया हुआ है कि कितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। 100% हमने वहाँ अप्रूवल दे रखा है, लेकिन गवर्नमेंट परमिशन चाहिएगी आपको, ठीक है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ई कॉमर्स का, तो उसी हिसाब से यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। ये आपका फिर यहाँ पर हो जाता है कंक्लूज़न। इनोवेशन, इन्फ्यूज़न ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, स्किल्ड मैन पावर, एवेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस। अगर आप ये कंक्लूज़न भी नहीं लिखना चाहते तो सिंपली वही लिखिए कि अगर ये जो स्कीम ऊपर लिखी है, अगर ये ढंग से इम्प्लीमेंट कर दी तो काम हो जाएगा, ठीक है। फिर ये भी चीज़ सही है कि अगर इनोवेशन भी चाहिए और नया टेक्नोलॉजी भी चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, तो आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उन सबको भी सुधारिए, ठीक है। ये देखिए कितना ज़्यादा भरखवूर डाटा दिया हुआ है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन सही दिशा में नहीं जा रही, ठीक है। क्योंकि ये सब डाटा आपके काम का नहीं है, इसको पहले ही आप यहाँ काट दीजिए। फिर ये बेम्बो के बारे में बात की गई कि बेम्बो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पोस्ट कोविड जो इकोनॉमी है उससे निपटने में काम आएगा। तो हमारे लिए क्या काम का है वो देखते हैं। मीटिंग चल रही थी तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि बेम्बो इज़ नॉट ओनली वाइटल टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इन्होंने कहा कि बैम्बू जो है वो खाली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो वोकल ऑफ लोकल के जो प्रोग्राम हमने चलाया है आत्मनिर्भर भारत, उसमें भी ये काम में आएगा। क्या काम में आएगा? जो आपने देखा होगा कि जो बैम्बो है उसकी बहुत सारी बॉटल्स वगैरह आजकल जो बनाई जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद मिनिस्टर ने कहा द सेंसिटिविटी विद विच द मोदी गवर्नमेंट व्यूज़ द इम्पोर्टेंस फॉर, और उसके बाद जो बैम्बो है उसका प्रमोशन जो वो बहुत ज़रूरी था, तो उसके लिए हमने इसको फॉरेस्ट एक्ट की जो डेफिनेशन थी उससे भी हटा दिया। बैम्बो इज़ नो लॉन्गर अ ट्री, क्योंकि ट्री को काटना जो है एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आ जाता है फॉरेस्ट एक्ट के द्वारा। लेकिन अब बैम्बो अगर इससे बाहर है तो आप बैम्बो के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप उससे बोतल बनाइए, आप उससे पंखे बनाइए, आप कुछ भी बनाइए, ठीक है। तो ये बैम्बो का इम्पोर्टेंस यहाँ पर था, ठीक है। आगे देखते हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल वुमेन की बात यहाँ पर देखते हैं, कुछ काम का हो तो। ये सब डाटा भी आपका ज़रूरी नहीं है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा है। और प्रोग्राम्स यहाँ पर देख लेते हैं कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान काफ़ी जो पुराना हो गया है, 2015 में लॉन्च किया था, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि ट्राई मिनिस्ट्रियल स्कीम ये यहाँ पर है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एचआरडी मिनिस्ट्री फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ने ये चीज़ लॉन्च की थी, ठीक है। फिर उसके बाद महिला ई हार्ट इनिशिएटिव काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए हैं, फॉर शोकेसिंग देयर प्रोडक्ट्स देयर आर मेड और मैन्युफैक्चर्ड बाय देम ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जो एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको बेचने के लिए ये महिला ई हार्ट प्रोग्राम है। फिर महिला शक्ति केंद्राज हमने यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी दी जाएगी, आपको पता है क्या दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए महिला ई हार्ट प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। जैसा कि बताया कि जैसे ये लोग सामान बना रहे हैं, कुछ पापड़ या दिए वगैरह, रंगोली वगैरह, रुमाल पर कढ़ाई वगैरह जो चल रहे हैं काम यहाँ पर, अचार वगैरह का, उस सबको ई कॉमर्स साइट्स पर अपलोड किया जाएगा। उनका जो सामान है वो ई कॉमर्स के थ्रू बिकेगा। इसी को कहा गया है महिला ई हार्ट, या अलग प्लेटफॉर्म भी आप अपना बना सकते हैं, ठीक है। 1,25,000 से ज़्यादा वुमेन बेनिफिट होंगी यहाँ पर, ठीक है। इसका विज़न देखिए, टू एम्पावर एंड स्ट्रेथन फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन द इकोनॉमी। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, आपको जो भी स्कीम महिलाओं की वैसे आए तो यही लिखना है आपको कि पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। मिशन क्या है? टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट बाय प्रोवाइडिंग ए वेब बेस्ड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर हम देने वाले हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को यहाँ पर सफल बनाने की बात हुई है इस सब के थ्रू, ठीक है।
फिर मनरेगा स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। जहाँ भी रूरल की महिलाओं की बात आए आप इस स्कीम को ज़रूर लॉन्च कीजिए, ठीक है। और ये अच्छी स्कीम यहाँ काम में आएगी। 100 दिन तक हमने यहाँ काम देने की बात की थी कि हम पक्का 100 दिन तक यहाँ काम देंगे, और अगर उससे कम का काम मिलता है तो जो पैसा आपका बनता है वो आपके खाते में भेज दिया जाएगा। मान लो आपको 100 दिन काम नहीं मिला, 80 दिन हम काम दे पाए, तो बाकी 20 दिन का पैसा आपके खाते में बिना वर्क के भेजा जा सकता है, ठीक है। ये सब आपके काम का नहीं था, इसमें वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। मैंने हाईलाइट भी नहीं किया इसी चक्कर में। ओके, ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट ऑफ कोयर एंड कोयर प्रोडक्ट्स टच ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो कोयर जो है वही नारियल के ऊपर का जो हिस्सा होता है, उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका एक्सपोर्ट इस समय काफ़ी हाई पर है, ठीक है। और कोयर बोर्ड भी हमने बना चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने बनाया था, ठीक है। स्किलिंग ट्राइबल यूथ फॉर ग्लोबल मार्केट्स, तो यूथ्स का भी इसमें एंगेजमेंट यहाँ पर बताया गया है। ओके 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 ओके। तो दिस इज़ योर एंड ऑफ कुरुक्षेत्र मैगजीन एनालिसिस। तो ये सेकंड पार्ट था, ठीक है। काफ़ी कुछ हमने इसमें डिस्कस किया। मैं पहले से ही बता दूं, पार्ट 1 देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद आपको खुद ही लग जाएगा कि नहीं पार्ट 2 देखने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एमएसएमई की डेफिनेशन देखी हमने, फूड प्रोसेसिंग के बारे में देखा हमने, रूरल इकोनॉमी के बारे में देखा, गरीब कल्याण योजना के बारे में भी हमने यहाँ पर देखा, कोयर उद्योग जो हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पर देखा, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर थीं जो इम्पोर्टेंट थी, वो सब हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस पूरी मैगज़ीन हो चुकी है। जो पहली वाली है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल जो है लेट्स क्रैक इट, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ठीक है, फिर चलते हैं, बाय, टेक केयर।